अगस्त 1965 पूरी दुनिया की नजरें वियतनाम वॉर पर थी, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था जिसकी इंफॉर्मेशन खुद भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। सबसे चौंकाने वाली बात, इस युद्ध की शुरुआत किसी सेना ने नहीं बल्कि मामूली कश्मीरी चरवाहों की आंखों ने किया था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे और किसने स्टार्ट किया था 1965 की जंग, जिसे पाकिस्तान आज भी अपनी जीत बताता है, लेकिन असल में ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक हार थी। हम बात करेंगे जिब्राल्टर के उस इनसाइड स्टोरी की जहां 30,000 पाकिस्तानी ट्रेंड कमांडो ने भारतीय सीमा को लांघा था। चलिए जानते हैं डिटेल्स में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर से। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था। एक्चुअली में इस वॉर में भारतीय सेना को हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी जनरल का मानना था भारतीय सेना का मोराल पूरी तरह टूट चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के नए प्रधानमंत्री बने थे। कद छोटा और स्वभाव बेहद शांत था। पाकिस्तान ने शास्त्री जी को एक कमजोर नेता समझ लिया था। भुट्टो ने खान से कहा, यही सही समय है। भारतीय सेना का मनोबल टूटा हुआ है और प्रधानमंत्री बेहद कमजोर हैं। वो एक और युद्ध झेल नहीं सकते। पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन जिब्राल्टर। और क्यों, इस नाम का क्या रीजन है? देखो, 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद ने जिब्राल्टर के रास्ते ही स्पेन को जीता था। पाकिस्तान को लगता है वो भी कश्मीर को ऐसे ही जीत लेगा, इसीलिए उसने इस ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर रखा था। ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी सेना को 10 टुकड़ों में बांटा और जिन्हें मुस्लिम हिस्ट्री का सबसे महान योद्धाओं के नाम दिए। पहला था सलाउद्दीन फोर्स। इसका काम था श्रीनगर में घुसकर विद्रोह को भड़काना। दूसरा नाम था गजनवी फोर्स। इसका काम था पुंछ और राजौरी में तबाही मचाना। और अगला था तारिक फोर्स, जिसका काम था कारगिल और द्रास में हाईवे को काटना ताकि लद्दाख से संपर्क कट जाए। एक्चुअली में पाकिस्तानियों के प्लानिंग थी कि इन सभी सोल्जर्स को कश्मीरी ड्रेस पहनाकर भेजा जाए ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो ये कह सके कि ये सारे जो हैं कश्मीरी मुजाहिदीन हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। 5 अगस्त 1962 की सुबह है। गुलमर्ग के पास मोहम्मद दीन अपने जानवरों को चरा रहा था। तभी उसने सामने से कुछ लोगों को आते हुए देखा। उन्होंने कश्मीरी कपड़े तो पहने हुए थे, लेकिन उनके पैरों में मिलिट्री बूट और हाथों में वायरलेस रेडियो। ये चिल्ला चिल्लाकर बता रहा था कि एक्चुअली में वो कौन है। मोहम्मद दीन ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये खबर पुलिस तक पहुंचाई। उधर द्रास में एक और कश्मीरी नागरिक गुलामुद्दीन ने कुछ घुसपैठियों को सीमा पार से आते हुए देखा। अब ये बात तो तय थी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत को सरप्राइज नहीं कर सकता। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के बजाय भारत का साथ दिया। यही उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। एक्चुअली में पाकिस्तानियों ने ये कैलकुलेशन किया था कि जब उनके सोल्जर आएंगे तो कश्मीरी लोग जो हैं वो उनका साथ देंगे, लेकिन यहीं पर पाकिस्तान की कैलकुलेशन बिगड़ गई क्योंकि कश्मीरियों ने भारत का साथ दिया। दिल्ली में जब ये खबर पहुंची तो शास्त्री जी ने वो किया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने आर्मी चीफ को सीधा आदेश दिया, हमें सिर्फ डिफेंस नहीं करना है, हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाब देना है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि आज पाकिस्तान 1962 के गुस्से का बलि चढ़ने वाला है। ऐसा कहा जाता है शेर जब घायल होता है तब वो और घातक हो जाता है। भारतीय सेना ने फोकस किया हाजी पीर दर्रे पर। यह 8500 फीट ऊंचा वो रास्ता था जहां से पाकिस्तान घुसपैठियों को भेज रहा था। 28 अगस्त की सुबह मेजर रंजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में पैरा कमांडो के जवानों ने भारी बारिश और रात के अंधेरे में कीचड़ दलदल को चीरते हुए हाजी पीर दर्रा पर चढ़कर भारतीय तिरंगा को लहराया। और ये पाकिस्तान के गाल पर सबसे बड़ा तमाचा था। कब्जे के बाद पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो पीछे हट जाए या फिर इस ऑपरेशन को एक बड़े ही लार्ज स्केल वॉर में बदल दे। और पाकिस्तान ने एक्चुअली में यही किया। उस वक्त पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे उन्नत अमेरिका का M48 पैटेंट
पैटर्न टैंक था जो इस युद्ध को कभी भी अपनी ओर खींच सकता था। हमारे पास पुराने और छोटे सेंचुरियन टैंक थे जो इसके कंपैरिजन में काफी पीछे था, लेकिन पंजाब के खेमकरन सेक्टर में जो हुआ वो आज भी वॉर हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। भारतीय सेना ने हॉर्स शू यानी घोड़े के नाल जैसा घेरा बनाया। हमारे इंजीनियर्स ने पास के ही नहर का बांध तोड़कर पूरे गन्ने के खेत को दलदला बना दिया। पाकिस्तान के भारी भरकम टैंक उस कीचड़ में फंस गए, वो हिल भी नहीं पा रहे थे और उन टैंकों के सामने अब्दुल हमीद अकेला था। आरसीएल गन लगे जीप पर बैठा और वो छुपते छुपाते टैंक को अपने जीप के रेंज में लाया और एक एक करके 7 टैंकों को बूम उनके परकच्चे उड़ा दिया। सोचने वाली बात यह है कि अब्दुल हमीद ने अकेला अमेरिका के एडवांस पैटर्न टैंक को सिर्फ एक आरसीएल गन से उड़ा दिया और अंत में 8वीं टैंक को उड़ाते हुए वो शहीद हो गया। 10 सितंबर तक आते आते भारत ने वहां 97 पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को धूल में मिला दिया। इसलिए आज भी उस जगह को गर्व से पैटर्न टैंक का कब्रिस्तान और पैटर्न टैंक नगर कहा जाता है। 22 सितंबर को यूएन के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध रुका था। युद्ध का आंकड़ा बताता है भारतीय सेना ने 1920 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा लिया था, वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 540। इस युद्ध में लगभग पाकिस्तान का 3800 से 5400 सैनिक मरे थे, वहीं भारत के 2800 के आसपास था। 1966 में रूस के ताशकंद में ताशकंद समझौते के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय तरीके से मौत हो गया। मरने से पहले शास्त्री जी ने दुनिया को ये जरूर दिखा दिया कि जंग एडवांस हथियारों से नहीं कलेजे से जीती जाती है। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस युद्ध में खुद को विजेता बताता है। बाकी आपने आंकड़े तो देख ही लिए हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं एक्चुअल में इस वॉर को किसने जीता है। वंदे मातरम।